डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी सर्जरी होगी दोबारा काट तो काट 6-7 लाख का खर्चा है। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। हम तो सोचते हैं कि अल्लाह हमारी मदद कोई करेगा, किसी को अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह की इतनी मखलूक है, कोई तो हमारी मदद करेगा ना, आके इंसान कोई तो आएगा हमारे पास, बुढ़ापे का सहारा बने। माँ बाप तो ये कहता है ना, उसका बच्चा उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाए। अगर हम तो इन्हीं पे सहारे पे, दूसरे तो अपने शादीशुदा बच्चों वाले, हम उनको क्या मजबूर करें। यही हमारा सहारा है। अगर यही घर पे कमाने वाला ये बैठ गया 25-30 हजार कमाता था, चलो हम कम से कम अपने मकान का किराया दे देते थे, घर का अच्छा बस खासा गुजर बसर हो रहा था। जब से ये बैठा है हम तो परेशान हो गए कि चीज़ें बेच दी हमने, कर्ज उठा उठा के रिश्तेदारों से, खुद काम करने लगे। मेरा मियाँ और मैं आसिम मिल के इस बच्चे का जब सोचते हैं ना, तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। मेरी कान की बैक साइड पे लगी और मुंह से निकली ये लगी। मतलब कि ये इधर लगी और ये मुंह से निकली। ये आप देख सकते हैं, इधर से ये इधर लगी है और ये मुंह से निकली है गोली। तो उसके बाद एक गोली मेरी ये लगी है बाजू। अभी तक मेरा ये, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ है ये सारा, ठीक है। तो ये बाजू अभी रिकवर हुआ है कि नहीं? ये अभी तक रिकवर नहीं हुआ। इस वक्त इलाज का मुंतज़िर हूँ, जो सबसे बड़ी मेरी जो इस वक्त मुझे ज़रूरत है इलाज है मेरा। बेटे मेरे का देखो हौसला कि बेटा मेरा हॉस्पिटल में भी था तो वो कहता था इमरान खान न्याजी जिंदाबाद, बेहोश था, उसको होश भी नहीं थी। जब ये हॉस्पिटल था जख्मी था, जख्मी हालत में भी कहता है इमरान खान न्याजी जिंदाबाद। मेजबान कबीर अली हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 9 मई 2022 का दिन पाकिस्तानी सियासत के सियातरीन दिनों में इसका शुमार होता है। 9 मई को लेकर पाकिस्तान की सियासी जमातों की मुख्तलिफ आरा है। इंसाफ फराहम करने वाले इदारे अपनी एक राय रखते हैं, लेकिन 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। और 9 मई के बाद जिस तरह से चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जिस तरह से जुल्म फसाद ढाई गई, उसकी भी जितनी भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की जाए कम है। मेरे साथ उस्मान अली मौजूद हैं। इनकी लाइफ 9 मई से पहले कैसी थी और 9 मई ने इनकी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया, ऐसा क्या मोड़ आ गया कि उस्मान अली को जो है एक वक्त में अपनी सेहत याबी के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ी। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, क्या हुआ 9 मई वाले दिन और कितना असर किया, कितना इम्पैक्टफुल रही 9 मई के बाद आपकी लाइफ पर, कितना असर पड़ा? अच्छा, सबसे पहले कबीर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ बुलंद की। तो दूसरे नंबर पे मैं जॉब करता था, कंपनी सीपीएल अजहर कॉर्पोरेशन कंपनी थी, उसकी जॉब करता था मैं। अच्छा। तो डेली बेसिक घर आता था, डेली बेसिक जो है ना ये सिस्टम था मेरा। तो उसी दिन खान को इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया था। तो हम एक पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए लिबर्टी गोल चक्कर वहाँ पे मौजूद थे। तो लिबर्टी गोल चक्कर हम वहाँ पे खड़े रहे, उसी दौरान इन्होंने शेलिंग वगैरह की और जो है ना लाठी चार्ज भी किया और रबड़ की गोलियाँ भी जलाई और गोलियाँ भी चलाई, जिसी दौरान मुझे भी गोली लगी। आपको गोली लग गई? जी। कहाँ लगी गोली? ये मेरी कान की बैक साइड पे लगी और मुंह से निकली ये लगी। मतलब कि ये इधर लगी और ये मुंह से निकली? ये आप देख सकते हैं, इधर से ये इधर लगी है और ये मुंह से निकली है गोली। तो उसके बाद एक गोली मेरी ये लगी है बाजू। अभी तक मेरा ये, उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ है ये सारा, ठीक है। तो ये बाजू अभी रिकवर हुआ है कि नहीं? ये अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ये मुंह अभी आपका ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम होती है खाने पीने में? ये अभी बस ना पूछें, अभी तक तो खाना अच्छे तरीके से नहीं खा सकता। ये वाली साइड पे खाना अभी तक मैं चबा नहीं सकता। 7.5 माह तो बिल्कुल जो है ना वो खाना वगैरह बिल्कुल नहीं खाया, सिर्फ जूस वगैरह पिया है। सारा मुंह मेरा जो है ना वो उन्होंने सील किया हुआ था तारे लगा के, तो सिर्फ जूस वगैरह के अलावा और कुछ भी नहीं खाया पिया जाता था। तो बस 7-8 माह जो है ना वही जूस पिया। उसके बाद जो है ना 1 साल बाद कम अज़ कम जो है ना तो थोड़ी बहुत ही रोटी खानी शुरू की है। तो इसी तरह मुसीबत। इतनी देर बीत गई, कितना असर पड़ा आपकी लाइफ पे? मतलब 9 मई से पहले की अगर बात की जाए, कैसी लाइफ थी? क्योंकि हमें पता चला कि आप अपनी फैमिली के अकेले के फील थे और अब जो है आप चल फिर ठीक से नहीं चलते, कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाजू भी आपका जो है वो डैमेज है और मुंह का भी आपने बताया कि अभी उसका प्रॉपर इलाज बाकी है। तो कितना असर पड़ा? और दूसरा, सियासी नुमाइंदगान आपके पास आए या कोई भी ज़िम्मेदार आपके पास आया हो और आपकी जो है वो माली तौर पर हेल्प की हो? जो MP MA ने जो है ना वो हमारे घर आए थे बिल्कुल। तो सारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यकीन दहानी करवाई कि आपका इलाज वगैरह हम करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना उन्होंने दोबारा पूछा ही नहीं। दोबारा उसके मतलब को बातचीत ही नहीं हुई। अभी तक हम उनके मुंतज़िर हैं। कोई नहीं आया आपसे पूछा? इतनी आपने जो है वो कुर्बानी दी एक पार्टी के लिए,
कोई नहीं आपसे पूछने आया कि यार आप किस हाल में हो? आए तो हैं लेकिन वो ना आने के बराबर हैं, बिल्कुल ही ऐसे है, ना आने के बराबर है। और वो उन्होंने कुछ हौसला अफजाई भी की है, लेकिन वो उनका क्या करना है। मैं इस वक्त इलाज का मुंतज़र हूँ, जो सबसे बड़ी मेरी जो इस वक्त मुझे ज़रूरत है, इलाज है मेरा। क्या अभी मतलब ये मुंह आपका जो है आपने बताया, कितना इसका इस पर इसकी सर्जरी होगी, क्या होगा? हाँ जी, सारा कुछ उन्हें बताया है। उन्हें वो कहते हैं जो भी अखराजात है हम अफोर्ड करेंगे, ये है वो है, लेकिन अभी तक कोई भी जो है ना, हम मुंतज़िर हैं उनके कि वो कब हमें बुलवाएंगे कि ये आपके इलाज के लिए हम कोई इकदाम हमने किया है। कोई अभी तक हमें नहीं उन्होंने बताया। उस्मान की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। माँ जी, बच्चा जवान करते हैं वालिदैन, यही बहुत से ख्वाब लिए होते हैं दिल में कि बड़ा होगा बच्चा हमारा सहारा बनेगा, और जो है बहुत से ख्वाब वालिदैन ने देखे होते हैं, और एकदम से इस तरह का सानिया हो जाना कितना आपकी लाइफ पर जो है अभी इम्पैक्ट पड़ा, असर कितना पड़ा? बहुत असर बेटे पड़ा, असर तो इतना बहुत ज़्यादा पड़ा। जब हमने सुना तो हमारी तो ऐसे जैसे जान निकल गई, और हम बिल्कुल ऐसे लगे जैसे जिसमें जान बिल्कुल नहीं है। कैसे आपको पता चला पहली बार जब ये पता हुआ? चला, मैं उस्मान का दोस्त अमेरिका में था, उसने फ़ोन किया मेरे बड़े बेटे को, अफजल को, और उसने आके हमें बताया। हमें तो कोई खबर नहीं थी, हम तो सो रहे थे। इनका अब्बू तो था जो रेडी लगाता है जिधर उधर था, तो उन्होंने बताया कि अम्मी ये वाक़या बना है उस्मान को। मैं तो उधर गिर गई सेन में, मुझे पता नहीं चला। मेरी बहू ने उठाया मुझे, कहती आपके हौसला चाहिए, आप ऐसे ना करो कि आप ऐसे करोगी तो हमारा क्या बनेगा। फिर तकरीबन रात का 1:30 बजे का टाइम था, कोई हमारे पास चीज़ नहीं थी, ऐसे कैसे जाएं। फिर मेरे वो बड़े दामाद को फ़ोन किया, और मेरे भाई छोटे के बेटे को, दोनों मोटरसाइकिल लेके और हॉस्पिटल गए। उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने बोला कि इसको ले जाओ म्यू हॉस्पिटल में। उधर फिर सुबह से लेकर और किसी ने भी कोई पीछे चक्कर नहीं लगाया। और अब्दुल करीम कलहाड़ का बेटा था, वो उसने चक्कर 1-2 दफ़ा वो आए, उसका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है। ना ही हमारे घर कोई अभी तक आया है, कोई नहीं आया, ना किसी खबर ली है हमारी। बेटे 2 शादीशुदा, उनकी अपनी बीवियां, अपने बच्चे, वो अपना करते हैं, हम खुद इनका देख सकते हैं। हमें तो ये टेंशन है कि इसके बच्चे की, जब हम आगे आने वाला वक्त सोचते हैं तो हमें टेंशन होती है कि जवान बेटा मेरा यही तो करने वाला, हम तो इसके सहारे थे। और मेरा बेटा जब ये वक्त आएगा तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे, कौन रिश्ता देगा मेरे बेटे को। किसी ने हमारी खबर नहीं ली। हम तो लाखों रुपए ला चुके हैं, कितने ला चुके हैं, घर की चीज़ें बेच दी हमने, कर्ज उठा उठा के रिश्तेदारों से, खुद काम करने लगे। मेरा मियाँ और मैं ऐसे मिल के इस बच्चे का जब सोचते हैं ना तो हमारा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई भी नहीं है, तड़फ पड़ते हैं जब याद आती है। तो किससे रिश्ता मांगेंगे, क्या करेंगे इसका, कोई भी नहीं, हमारी किसी ने खबर ही नहीं ली। आज तक नहीं हमारे घर कोई आया, कोई MP है, कोई किसी ने खबर नहीं ली। जिनके लिए कुर्बानियाँ दी, बेटे मेरे का देखो हौसला, कि बेटा मेरा हॉस्पिटल में भी था तो वो कहता था इमरान खान आज जिंदाबाद, बेहोश था, उसको होश भी नहीं थी। जब ये हॉस्पिटल था, जख्मी था, जख्मी हालत में भी कहता इमरान खान ने आज जिंदाबाद, पूरी वार्ड वाले वो हंस पड़े, कहते क्या मसला है इस बच्चे को। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ज़हनी टेंशन का मरीज हूँ। मुझे तो ऐसा लगा है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। हमारी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में थी, साहब दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह इस बच्चे को ज़िंदगी दे। पूरे खानदान में बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं, क्या हाल है उस्मान का, क्या हाल है। और जिनके लिए कुर्बानियाँ दी है उन लोगों ने तो हमें पूछा भी नहीं है, कोई नहीं आया इधर, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं माली आया, तौर पर किसी ने भी हमारी खबर हॉस्पिटल में भी नहीं ली। और इधर भी हमारे कार वो एक लीडर आया, उसका मुझे नाम नहीं आता है, उसने मलक ज़हीर बास, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसने जो भी दिया हमें बस उसकी मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे घर वो पता तो करने आ गया, इतना ही मेहरबानी उसकी है, बाकी किसने पता ही नहीं किया हमारे घर आके। नाम ना लो किसी का। अच्छा, तो अभी क्या मतलब इसके जो इसको गोली लगी है इधर मुंह की, इसके लिए क्या डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या हिसाब? डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी सर्जरी होगी दोबारा, काट तो काट 6-7 लाख का खर्चा है। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। हम तो सोचते हैं कि अल्लाह हमारी मदद कोई करेगा, किसी को अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह की इतनी मखलूक है, कोई तो हमारी मदद करेगा ना, कि इंसान कोई तो आएगा हमारे पास। आपने किसी भी जिम्मेदार से राब्ता करने की कोशिश नहीं की कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? हम किसी से मदद नहीं, हमने तो अल्लाह ताला से मदद मांगी है। और जो कोई करेगा
تو اللہ اس کا بھلا کرے گا, اللہ اس کو زیادہ دے گا. ہماری تو یہ دعا ہے. اگر میرا بیٹا صحت, مجھے کچھ نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, کچھ نہیں, میرا بیٹا ٹھیک کر دے اللہ تعالیٰ دی دعا نال, اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. جو بھی لیڈر ہے, جو بھی آئے گا, جو بھی کرے گا, میرا بیٹا جلد از جلد, میرا بیٹا ٹھیک چاہیے, میرے بیٹے کا علاج کروا دے. ہم نے پیسوں کو کیا کرنا ہے, میرے بیٹے کا علاج کرا دے, بس مجھے یہ چاہیے. میرے بیٹے کا بازو ٹھیک ہو جائے, میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, کسی کے محتاج نہ ہوئے, میرا بیٹا اپنا کما کے کھان لگے, ساڈا بڑھاپے کا سہارا بنے. ماں باپ تو یہ کہتا ہے نا, اس کا بچہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. اگر ہم تو انہیں پہ سہارے پہ, دوسرے تو اپنے شادی شدہ بچوں والے, ہم ان کو کیا مجبور کریں. یہی ہمارا سہارا ہے. اگر یہی گھر کمانے والا یہ بیٹھ گیا 25-30 ہزار کماتا تھا, چلو ہم کم سے کم اپنے مکان کا کرایہ دے دیتے تھے, گھر کا اچھا بس خاصا گزر بسر ہو رہا تھا. جب سے یہ بیٹھا ہے ہم تو پریشان ہو گئے. اور 15,000 اس کا مکان کا, 14,000 ہم کرایہ دے رہے ہیں, بجلیوں کے بل سب, مشکل سے حالات گزر رہے ہیں. کس کو بتائے, کوئی بھی نہیں ہے. جس کو بتانا ہے وہ ہماری مدد ہی نہیں کر رہا, سن ہی نہیں رہا کوئی بات, تو کس کو ہم کہے کہ ہماری مدد کرے. پاگلا طرح ہم نے کسی کو کچھ نہیں بولا. بس اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, میرے بیٹے کو تو اللہ ان کو توفیق دے, میرے بیٹے کا علاج کروا دے, بس مجھے یہی چاہیے بس. ٹھیک ہے جی. آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کو جو ہے وہ احتجاج کے دوران ان کو جو ہے وہ گولی لگی, یہ کان کے پیچھے جو ہے وہ گولی لگی اور یہاں سے جو ہے وہ نکل آئی. اور انہوں نے بتایا کہ 6-7 ماہ جو ہے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے, کولڈ ڈرنک پر لیکوڈ سے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے, اور 7-8 ماہ بغیر کچھ کھائے انہوں نے گزارا. اس کے بعد جو ہے ابھی تک ان کا جو منہ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ کھا پی نہیں سکتے. سرجری, پلاسٹک سرجری ہونی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے مکمل صحت یاب ہو پانا ہے. بازو کا بھی انہوں نے بتایا, اور ایک ادھر گولی لگی, ایک بازو پر گولی لگی. ادھر کی منہ کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ابھی مکمل طور پر ریکور نہیں ہوا. اس کے لیے بھی ابھی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری ہوگی, اس کے لیے بھی باری رقم کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ جتنا کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے باچ کے جو ہے وہ اس پر لگا دیا. کم سے کم آج جو یہ جو کھڑا ہے, تو ان کے والدین نے بتایا کہ صرف اسی وجہ سے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے بیچ کر لگا دیا. یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو سیاسی نمائندگان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے منسلک, انہوں نے بتایا چند ایک آئے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس بندے نے ایک پارٹی کے لیے اتنی ساری قربانیاں دے رکھی ہوں, یہاں تک کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی, کیونکہ گولی اگر یہاں لگ سکتی ہے تو یہاں بھی لگ سکتی تھی. اتنا کچھ ایک بندے نے کیا ہو, اتنی سیکریفائسز کی ہوں, قربانیاں دی ہوں, اس کے باوجود بھی اگر کوئی جو ہے وہ ان کی داد رسی کے لیے نہیں پہنچا. انہوں نے بتایا کہ چند ایک آئے, فوٹو سیشن کیا, وعدے کیے اور چلتے بنے, لیکن ابھی تک جو ہے یہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکے. در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں, کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ معذور ہیں, صحت یاب نہیں ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے. یہ گولی لگنے کی وجہ سے دماغ پر بھی ظاہر سی بات ہے اثر پڑا ہے, اور والدین کے لیے یہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح سے ایک نوجوان کی جو ہے وہ حالت ہو جانا, معذور ہو جانا, والدین کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. ان کی والدہ نے بتایا کہ ہم جو ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو جو ہے اس کا علاج کروا دیا جائے, ہمیں کوئی رقم نہیں چاہیے, ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف اتنی سی درخواست ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے. جو بھی اس کا جو ہے وہ علاج ہونا ہے, جتنا بھی خرچہ آنا ہے, وہ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر دے, اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. انہوں نے بتایا کہ جب زخمی حالت میں تھا عثمان, تب بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر جو ہے وہ ڈائی ہارٹ ایک جو ہے وہ کارکن ہے, ایک پارٹی کا کارکن ہے, اس قدر زیادہ محبت دل میں رکھتا ہے, اور یہی وہ ورکرز ہیں جو کہ کسی بھی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں. جو رہنما ہوتے ہیں وہ تو چلیں ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے, اصل جو نظریاتی ورکرز ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے مڈل کلاس سے ہوتے ہیں, غریب فیملی سے ہوتے ہیں, اور جب وہ قربانیاں دیتے ہیں, جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی انہیں پوچھنے تک کے لیے نہیں آتا. یہی حال عثمان علی کا ہے. انہوں نے
ہم نے ساری سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ اتنی زیادہ قربانی عثمان نے دی، اور آج بھی جو ہے جب بھی کال ہوتی ہے اسپیشلی تحریک انصاف کی جانب سے، تو آج بھی وہ احتجاج میں پہنچ جاتا ہے۔ والدین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے بچے کو جوان کیا، کھلایا پلایا، بڑا کیا کہ ہمارا سہارا بنے گا، اور اب جب ہم اسے اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بڑی تکلیف میں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اب اس کی عمر اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے شادی کرنی ہے، اور دوسرا اب ہماری بھی ایک عمر ہو گئی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گھر بیٹھے اور ہمارا بچہ ہمیں کھلائے۔ 9 مئی سے پہلے انہوں نے بتایا کہ بڑی ہماری خوبصورت زندگی، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ عثمان جو ہے وہ معمول کے مطابق کام پر جاتا تھا، اپنا کام کرتا تھا، گھر آتا تھا، ایک دم سے ہماری جو ہے وہ لائف چینج ہو کر رہ گئی ہے۔ میری درخواست ہے جتنے ذمہ داران ہیں، سیاسی نمائندگان ہیں، ان سے کہ خدارا آپ کی پارٹی کے ایسے جو ورکرز ہیں وہ آپ کی پارٹی کا اثاثہ ہیں، ان کی طرف نظر ثانی کریں اور کم سے کم ان کا خیال کریں، کیونکہ اس وقت وہ اپنی لائف کے مشکل ترین وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کبیر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔